बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस इन टीवी की तरफ से आपको वेलकम। आप देख रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट लेक्चर नंबर 4। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा कि जो एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट होता है, जो एग्रीमेंट कॉन्टैक्ट में चला जाता है, मीन कि जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके लिए क्या क्या जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है, कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्फोर्सबिलिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसका रेफरेंस लिया था हमने सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कि इन्फोर्सबिलिटी किसके इक्वल होती है। इन्फोर्सबिलिटी इक्वल होती है फ्री कंसेंट के, कंपिटेंट पार्टीज के, लॉफुल ऑब्जेक्ट के, लॉफुल कंसिडरेशन के और माइनस नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इस लेक्चर में हम सेक्शन 11 को डिस्कस करेंगे कि व्हाट पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और विच पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जिस तरह हमने बात की थी ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि पैरामीटर्स क्या है। पैरामीटर्स ये हैं कि फ्री कंसेंट, कंपिटेंट पार्टीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। इसमें जो सेकंड वन है कंपिटेंट पार्टीज। अभी हम इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर कंपिटेंट पार्टीज के बारे में देखेंगे कि कंपिटेंट पार्टीज को चेक करने के पैरामीटर्स क्या हैं, कि जज कैसे देखेगा कि ये वेदर द पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट और कंपिटेंट और नॉट। तो इसका रेफरेंस सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से लिया जाएगा। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, आप चाहते हैं कि आपको लॉ का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाए, या आप जुडिशियल एग्जाम में अपीयर होने चाहते हैं, उसकी बेसिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, या एडवांस के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इंशाल्लाह तमाम इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो कंपिटेंट पार्टीज जो हैं उनको चेक करने का कौन सा पैरामीटर्स हैं जज के पास। कहा जाता है, जिस तरह कि हमने कहा था कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर उनमें ये 5 चीजें होंगी तो, ये 4 चीजें होंगी और 5 भी नहीं होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि पार्टीज कंपिटेंट कौन सी, तो कहा जाता है कि हर पार्टी कंपिटेंट है। एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड who is of sound mind and who is not disqualified from contracting by any law to which he is a subject। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जिनको मैंने हाईलाइट किया है 3 चीजों को, एज ऑफ मेजॉरिटी को, साउंड माइंड को, नॉट डिस्क्वालिफाइड को, इन 3 चीजों की अगर मौजूदगी है तो ये पैरामीटर्स होंगे इस चीज को चेक करने के लिए वेदर द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट और कंपिटेंट और नॉट। तो ये तीन कौन कौन से हैं कि जो पार्टीज हैं वो मेजर होनी चाहिए और वो साउंड माइंड होनी चाहिए और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। मीन के 2 चीजें होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए। ये है पैरामीटर्स हैं इस चीज को जज करने के लिए कि पार्टी कंपिटेंट है या नहीं है। तो कंपिटेंसी किसके इक्वल होगी, जिस तरह हमने पहले मैथमेटिकली चेक किया था। तो कंपिटेंसी इज इक्वल टू मेजॉरिटी और साउंड माइंडनेस, कि जो पार्टीज हैं वो मेजर हैं, दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड दे आर साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो और नेक्स्ट क्या है, और वो क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, उनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। ये 3 चीजें हैं तो हम कहेंगे कि ये पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कंपिटेंट है, ये पार्टी टू एग्रीमेंट जो है ये कंपिटेंट है। तो जिस तरह हमने बात की शुरू में कि हम क्या क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कंपिटेंट पार्टी कौन सी है, व्हाट पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और हमने ये भी उसके साथ हमने बात की थी व्हाट पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्पिटेंट कौन सी होंगी, इसको उल्ट कर दें। कंपिटेंसी क्या है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। तो इनकम्पिटेंसी के बारे में हम जब बात करते हैं तो उसको उल्ट कर दें। मेजर की बजाय वो माइनर होना चाहिए, साउंड माइंड की जगह पे वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए, और क्वालिफाइड बाय लॉ की जगह पे डिसक्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। देखिए पेपर के अंदर क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि विच पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या ये भी पूछा जा सकता है विच पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अकॉर्डिंगली बताना है। कंपिटेंट पार्टी जब बताना है तो फिर वो
प्रीवियस बताना है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि इनकम्पिटेंसी के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम बताएंगे कि ये माइनर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड होना चाहिए और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो इनकम्पिटेंसी किसके बराबर होगी? वो माइनॉरिटी, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी हम देखते हैं कि मेजर का मतलब क्या है। ये पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 4 जो है ये कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी के बारे में है। इसमें हम क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी पार्टी कॉम्पिटेंट है। तो हमने सबसे पहले इंग्रेडिएंट रखा है इसमें कि मेजर। तो मेजर का मतलब क्या है? जो मेजर नॉर्मली जो भी बंदा है, जो भी शख्स है, वेदर दैट इज फीमेल और मेल, उसकी जब 18 ईयर एज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड दे आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मगर अगर किसी ऐसा कोई माइनर है जिसकी 18 से पहले किसी कोर्ट ने उसको गार्डियन अपॉइंट किया उसका या उसकी प्रॉपर्टी का, तो फिर उसकी एज जब तक 21 नहीं हो जाती तो उस वक्त तक उसको माइनर कंसिडर किया जाएगा। मीन के 21 तक उसको इनकम्पिटेंट पार्टी कंसिडर किया जाएगा। साउंड माइंड क्या होता है? देखिए, साउंड माइंड की जब हम बात करते हैं तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं इसमें एक तो होता है न्यूरोसिस होता है, जो नॉर्मली हर आदमी के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। मगर एक दूसरा तो शिज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर उसको जो वो काम कर रहा है उसके इफेक्ट्स का नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। तो ये साउंड माइंड इस कैटेगरी में लिया जाएगा, शिज़ोफ्रेनिया वाली कैटेगरी में। जो न्यूरोसिस वाली कैटेगरी में उसमें नहीं लिया जाता। जब हम देखते हैं कि ये आदमी है, इसको इस कॉन्टैक्ट की नेचर का, इसकी कंसिक्वेंसेस का, इसकी अपने इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है इसका नहीं पता होगा तो उसको हम कहेंगे कि अनसाउंड माइंड है। और अगर उसको पता है तो उसको कहेंगे हम साउंड माइंड है। A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contact if at the time when he makes it he is capable of understanding। ये समझ सकता है, capable of understanding, ये समझ सकता है क्या? And of forming a rational judgment, कि वो रैशनल जजमेंट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है कि वो अपनी जो जुडिशियस माइंड है, अपना जो माइंड है उसको, रैशनल माइंड है उसको अप्लाई कर सकता है एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट, उसकी इंटरेस्ट के ऊपर इसके क्या असरात है। मीनिंग कि इस एग्रीमेंट्स के करने से मुझे फायदा क्या होगा या मुझे नुकसान क्या होगा, इस चीज के ऊपर वो अपनी रैशनल जजमेंट कर सकता है और उसको समझ सकता है, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और वो फॉर्म कर सकता है रैशनल जजमेंट। तो इसका मतलब है कि ही विल बी कंसिडर्ड एज साउंड माइंड। अगर ये नहीं कर सकता, इफ ही इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ही कैन नॉट फॉर्म रैशनल जजमेंट अपने इंटरेस्ट के ऊपर, तो इसका मतलब ही इज एन अनसाउंड माइंड। अभी जब हम अनसाउंड माइंड की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यूजुअली जो होते हैं अनसाउंड माइंड होते हैं बस, बट ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड, ओकेजनली वो साउंड माइंड होते हैं। मीन कि ज्यादातर टाइम वो अनसाउंड होते हैं, पागल होते हैं, या वो उसको नहीं इफेक्ट्स का पता होता है, मगर बाज औकात दरमियान में कैजुअली किसी न किसी वक्त वो साउंड माइंड हो जाते हैं। एक कैटेगरी ये है। एक कैटेगरी ये भी है कि जो ज्यादातर साउंड माइंड होता है मगर बाज औकात अनसाउंड माइंड हो जाता है। दो कैटेगरीज हो गई। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी स्टेट ऑफ माइंड, जो कौन सा आदमी है जो एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है। दोनों एंटर हो सकते हैं। ऊपर वाली कैटेगरी जो पहली बताई ये भी एंटर हो सकता है, दूसरी भी एंटर हो सकती है। कब? जब वो साउंड माइंड हो गए, जब वो साउंड माइंड हो गए। चाहे वो एक आदमी यूजुअली अनसाउंड माइंड है मगर कैजुअली ओकेजनली वो साउंड माइंड है। जब वो साउंड माइंड है तो उस वक्त अगर वो एग्रीमेंट करता है तो तब वो कॉम्पिटेंट होगा, और अगर वो अनसाउंड माइंड जिस वक्त है उस वक्त करेगा तो वो इनकम्पिटेंट होगा। इसके बाद दूसरी बात जो हम बात करेंगे, दूसरी जो बात की हमने कि यूजुअली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड, तो उसमें भी जब वो साउंड माइंड था, चाहे वो ज्यादा टाइम है या थोड़ा टाइम, जब वो साउंड माइंड है उस वक्त करेगा तो वो कॉम्पिटेंट है, जब वो अनसाउंड है तो उस वक्त करेगा तो इनकम्पिटेंट है। एक ही फार्मूला है कि जिस वक्त वो साउंड माइंड है उस वक्त करता है तो वो कॉम्पिटेंट है, जिस वक्त अनसाउंड माइंड है तो उस वक्त वो इनकम्पिटेंट है। अच्छा, यहाँ पे लीगल प्रिजम्पशन क्या है? जब इसको प्रूव करना है कि वेदर एक आदमी है वो तो यूजुअली तो वो अनसाउंड माइंड होता है या यूजुअली वो
साउंड माइंड होता है, तो अभी इसको प्ली ले रहा है, उस वक्त जो एग्रीमेंट किया तो उस वक्त मैं अनसाउंड माइंड था, तो उसमें लीगल प्रजम्पशन का लीगल प्रजम्पशन ये है कि उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो सैन माइंड है, सेन है, कि मीन साउंड माइंड है, जब तक कि वो खुद प्रूव नहीं कर देता कि वो उस वक्त अनसाउंड माइंड था। मीन कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है दैट लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ दैट पर्सन हु प्लीज इंसैनिटी। जो इंसैनिटी को प्ली करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके शोल्डर के ऊपर, उसने प्रूव करना कि उस वक्त मैं इनकम्पिटेंट था, तो इस जो एग्रीमेंट है इसको इन्फोर्स ना करवाया जाए। अच्छा, अब अगली हम बात करते हैं कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की। जिस तरह हमने पहले बात की मेजॉरिटी की, दूसरी बात हमने की सैन माइंड की, साउंड माइंड की, तो तीसरी बात क्या है, क्वालिफाइड बाय लॉ या डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वही जो हम शुरू में बात कर रहे हैं कि कंपिटेंट पार्टी, इनकम्पिटेंट पार्टी, इनको उल्ट करते जाए। इनकम्पिटेंट में जब बात करें तो इनको उल्ट करते हैं, कंपिटेंट की बात करनी तो जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है? डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब यह है कि कुछ ऐसे भी पार्टीज होती हैं जिनको लॉ ने उनके पॉलिटिकल या लीगल स्टेटस की वजह से इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया होता है, जैसे कि फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, एलियन एनिमीज, कन्विक्ट्स कुछ होते हैं जो अभी कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर हैं, उनके पास ये सारे नहीं कन्विक्ट्स, कुछ उसके बारे में ये डिसीजन आया हुआ है कि अगर इनके पास कुछ भी नहीं है तो इनके साथ एग्रीमेंट ना किया जाए, या इंसॉल्वेंट्स जिस तरह होते हैं कि वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, तो उनके बारे में होता है कि उस तरह के उनके साथ दोबारा एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ और भी होते हैं इस तरह के। अगर लॉ ने खुद डिस्क्वालिफाइड किसी को किया, किसी पार्टी को, तो वो पार्टी भी इनकम्पिटेंट है, बेशक वो साउंड माइंड हो, बेशक वो मेजर हो। उन दो क्वालिफिकेशन के बावजूद अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन उसके अंदर मौजूद है तो वो पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। नाज़रीन, इस लेक्चर के इख्तिताम पे हम आपको एक मज़ेदार किस्म के केस लॉ के बारे में बताते हैं, कंपिटेंट पार्टी या इनकम्पिटेंट पार्टी के बारे में। मुर बीबी वर्सेस धर्मोदास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो 1903 में हुआ था। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो धर्मोदास है ये एक माइनर था, इसकी एज मिनॉरिटी थी, और इस बात का जो अपोनेंट पार्टी है उसके नोटिस में थी कि वो मेजर नहीं है, वो माइनर है और उसका गार्डियन अपॉइंट हुआ था। तो वो एक एग्रीमेंट में एंटर हो जाता है, मॉर्गेज डीड में एंटर हो जाता है। तो उसके बाद वो कुछ लोन ले लेता है। जब लोन ले लेता है उसके बाद वो उसके ऊपर इन्फोर्सबिलिटी के बारे में, जब एग्रीमेंट की इन्फोर्सबिलिटी के बारे में कोर्ट में केस जाता है, तो वो प्ली लेता है कि while entering into an agreement I was incompetent to contract। जब इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था तो वाइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाए, जब वाइड एग्रीमेंट है तो कोर्ट इसके ऊपर अमल नहीं करवा सकती। मीन कि वो जो डीड था, जो डीड उनका मॉर्गेज डीड था, वो उसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता। ये इनकी प्ले ली, इन्होंने, ये माइनर ने प्ले ली। तो उसके ऊपर एक लैंडमार्क किस्म का केस है। इसके ऊपर ये इशू फ्रेम किए गए कि जो डीड था इस तरह का था, इसको सबसे पहले देखा जाए कि क्या ये डीड जो है ये वाइड है या नहीं है, या इसको वाइडेबल करार दिया जा सकता था या नहीं, कि एक पार्टी चाहे उसको अमल करवा ले चाहे ना करवाए, या वाइड है, वाइड या वाइडेबल है। ये इशू फ्रेम दो किए गए। तीसरा ये इशू फ्रेम किया गया, अगर सपोज कि ये वाइड है या वाइडेबल है, अगर इसको अमल नहीं करवाना तो जो इससे बेनिफिट्स ड्राइव किए थे क्या वो वापस होंगे या नहीं। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइड एग्रीमेंट के बारे में ये डिफरेंस है कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट में जो बेनिफिट्स ड्राइव किए हुए वो वापस करने पड़ेंगे, जबकि वाइड एग्रीमेंट में बेनिफिट जो ड्राइव किए वो वापस नहीं करने होते नहीं, क्योंकि वो कोर्ट नहीं लेकर दे सकता, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, कोर्ट उसके ऊपर अमल करवा ही नहीं सकता, तो उसके बेनिफिट्स कैसे वो वापस लेकर दे सकते हैं। तो इसके अंदर भी यही तीसरा जो इशू फ्रेम किया गया था कि ये जो बेनिफिट्स ड्राइव किए हैं तो वो वापस दिए, कोर्ट वापस लेकर दे सकता है या नहीं लेकर दे सकता। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये एग्रीमेंट वाइड है तो ये इसके ऊपर अमल नहीं करवाया जा सकता। तो जब ये प्ली ली गई तो चलो ठीक है जी, वाइड है तो हमारे पैसे तो वापस लेकर दे दें। तो उस वक्त कोर्ट ने ये इसके ऊपर डिसीजन दिया कि जो बेनिफिट्स भी वाइड एग्रीमेंट के होते हैं वो भी हम नहीं लेकर दे सकते,
इनके ऊपर हम अमल ही नहीं करवा सकते। ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की बात है कि वाइड एग्रीमेंट के अंदर एंटर जब हो जाता है तो पार्टी उसके कंसिक्वेंसेस की खुद रिस्पॉन्सिबल है। पार्टी कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकती कि चलो ठीक है अमल ना करवाएं मगर हमें बेनिफिट्स जो इन्होंने लिए वो वापस कर दें, हमारा जो लॉस हुआ है वो हमें कंपनसेट करवा दें, क्योंकि वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, नेशन वाइड है, तो उसके ऊपर कोर्ट अमल नहीं करवा सकती। तो वाइड एग्रीमेंट के अंदर एंटर होने के कंसिक्वेंसेस पार्टीज को खुद बेयर करने पड़ते हैं, जबकि वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो हमने शुरू में बात की थी उसके अंदर कंसिक्वेंसेस जो हैं वो पार्टीज जो वो बेयर करती हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये